इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम LTI माइंडट्री जो कि एक सॉफ्टवेयर IT कंपनी है और भविष्य में यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का सामर्थ्य रखती है, उसके मैनेजमेंट गाइडेंस, फैक्ट्स और तो और पूरे IT सेक्टर के आउटलुक को जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज के दिन 1.19% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और मार्केट कैप की बात करें तो माइंडट्री के साथ मर्जर के बाद 1,52,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है और वैल्यूएशंस यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन 34 के करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो दोस्तों LTI माइंडट्री जो है वो एप्लीकेशन बनाती भी है, उसका मेंटेनेंस भी करती है और साथ ही साथ विदेश में जहाँ पे इंडिया के IT कंपनीज़ की बहुत डिमांड रहती है उधर आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ डिजिटल सॉल्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का भी काम संभालती है। तो दोस्तों LTI माइंडट्री ने कास्ट AI के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आगे का फ्यूचर है। इससे पहले भी एफ्लेक ने भी सिलेक्ट करा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए LTI माइंडट्री को एज अ पार्टनर, जिसमें भी एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा। तो दोस्तों मैनेजमेंट के गाइडेंस से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं कि LTI जो था उसके पास 500 क्लाइंट्स थे, उसमें से 77 जो है वो ग्लोबली फॉर्च्यून 500 में थे, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 500 कंपनीज़ में से 77 LTI के पास थे, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट था। तो दोस्तों ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सिर्फ LTI था, लेकिन अभी माइंडट्री के साथ मर्जर के बाद LTI माइंडट्री जो है उनको और भी ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, यानी कि पहले 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के ऑर्डर्स ज़्यादा थे। आप देख सकते हैं 300, 130 और 70 थे, लेकिन अभी के टाइम पे $2 करोड़ और $5 करोड़ की भी बड़ी बड़ी डील्स मिलती जा रही है, जो कि अभी 5 करोड़ के ऑर्डर्स है 13 हो चुके हैं और $2 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो 40 तक पहुंच चुके हैं। और क्लाइंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए, यानी कि कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ है वो ही पूरा बिजनेस ला के देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये डिसेंट ही है, क्योंकि टॉप 5 क्लाइंट्स है वो सिर्फ 26% के करीब अलोकेशन रखते हैं और टॉप 10 क्लाइंट्स 35% का। अगर ये 60 या 70% होता है तो कोई एक कस्टमर भी अगर बिज़नेस को छोड़ के चला गया तो बिज़नेस पे काफ़ी गंदा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों LTI माइंडट्री के मैनेजमेंट की यानी कि CEO देबाशीष चैटर्जी ने कहा है कि FY24 का अंत होगा तब तक एबिट मार्जिन्स यानी कि आसान भाषा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो मार्जिन होते हैं उसको 17 से 18% तक मेंटेन कर लेंगे। और इसकी थोड़ी सी डिटेल जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री की जो बात करी है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है और ऐसी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से लेके कोई भी कंसर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, स्लो डाउन ज़रूर है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इससे कंपनी को ज़्यादा दिक्कतें नहीं पड़ती है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा माहौल है। तो उसके बाद में इनको पूछा गया कि स्ट्रक्चरली तो कोई भी स्लो डाउन नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि जी हाँ, स्ट्रक्चरली तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके क्लाइंट्स जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और तो और सेम इंडस्ट्री यानी कि मान लो कि BFSI सेगमेंट है तो उसी के 2 क्लाइंट्स हैं, उनका भी बिहेवियर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है, तो इससे ये लोग डील कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आएगा, तो उसके लिए मैंने ये शीट अटैच करी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी IT इन्वेस्टर्स के लिए। तो BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा अलोकेशन यानी कि 37% का है। दूसरे नंबर पे आता है हाईटेक मीडिया जिसमें 24% है और उसके बाद में आप देख सकते हैं 16, 15 और 6% का मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और हेल्थ में। और जियोग्राफिकली भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड भी सवाल आएगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्लो डाउन के और रिसेशन के कुछ दिक्कतें आती है तो हमको पता होना चाहिए कि अपनी IT कंपनी है उसमें कौन सा अलोकेशन ज़्यादा है ताकि हम वाइजली डिसीजन ले पाए। तो 73% नॉर्थ अमेरिका और दूसरे नंबर पे 15% के साथ यूरोप है। तो दोस्तों BFSI सेगमेंट जो अभी हमने देखा जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन है, उसके अलावा भी हाईटेक और रिटेल में स्लोनेस देखने को मिल रही है, उसके रिलेटेड सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा एलोकेशन BFSI और हाईटेक में है और पर्टिकुलर वो 2 इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है।
तो दोस्तों सिक्लिकल नेचर की वजह से कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स भी जो है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं और वी आर इन गुड प्लेस, इन्होंने कहा है। तो दोस्तों अब पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आएगा। तो आपको अब पता चल चुका है, हमने स्लाइड में देखा कि नॉर्थ अमेरिका में 74% का बिजनेस आता है। तो इसमें साल के शुरुआत में सडन ड्रॉप देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि अब देखिए दोस्तों, ये आईटी सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पीपल अगर स्पेंड ही नहीं करेंगे यानी खर्चा ही नहीं करेंगे तो ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी ये चेंज हो चुकी है और हार्ड लैंडिंग जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है और प्रोबेबली नो रिसेशन वाला भी टाइम आने को है। अब ये दोनों टर्म्स को जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हार्ड लैंडिंग यानी कि सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई भी जो है वो 50 से 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक करती जा रही थी, यानी टू हाई और टू सुन, ज़्यादा और वो भी स्पीड में। लेकिन अगर उसकी पेस को यानी कि स्पीड को घटा दे, जो कि अभी के टाइम पे हो रहा है, यानी कि हाइक जो है वो स्टॉप भी हो रही है और आगे आने वाले टाइम में रुक भी जाएगी और घटेगी भी, तो वो आता है सॉफ्ट लैंडिंग में। यानी कि इन शॉर्ट चीज़ें जो है वो अभी बेटर हो रही है। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने आंसर दिया कि नॉर्थ अमेरिका पहले से ही हमारा स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा है और अभी माइंडट्री के मर्जर के बाद डील्स जो मिलेगी उसमें भी काइंड ऑफ चेंज आएगा। तो दोस्तों कोविड पेंडेमिक के बाद पूरी ही आईटी इंडस्ट्री को कॉस्ट टेकआउट और एफिशिएंसी लेड ऑर्डर ही मिल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि खर्चे जो है अननेसेसरी जो होते हैं उनको घटा देना ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और साथ ही साथ एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता में तो कोई कमी ना ही आए। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिला है कि ये जो कंपनीज़ है वो ट्रांसफॉर्मेशन करना तो चाह रही है पूरे तरीके से, लेकिन उन्होंने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप नहीं कर दिया है, लेकिन सिर्फ स्लो डाउन करा है और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक हो गए तब डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी और कंपनीज जो है वो अगेन बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी और वो प्राइस में भी अभी से देखने को मिल चुका है क्योंकि मार्केट एक स्टेप अहेड चलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले ये Q1 FY24 के फाइनेंशियल्स को देखना इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू जो था वो यूएस डॉलर के टर्म्स में 8% बढ़ा था, लेकिन क्योंकि यूएस डॉलर की प्राइस इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में बढ़ रही है तो रेवेन्यू जो था वो इंडियन टर्म्स में 14% बढ़कर आया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो Y-on-Y बेसिस पे 4% से बढ़कर आया था। तो दोस्तों LTI माइंडट्री से सवाल पूछा गया कि बाकी की सारी कंपनीज जो है वो रेवेन्यू में भी स्लो डाउन की बातें कर रही थी, लेकिन आपके अर्निंग्स में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो अब आगे का सवाल पूछा गया कि स्लो डाउन तो है, लेकिन आगे की डील पाइपलाइन कैसी है, आप क्या उसको अभी भी रोबस्ट यानी कि अभी भी बढ़िया और मजबूत है ऐसा कहेंगे या नहीं। तो दोस्तों सिंपल टर्म में इन्होंने आंसर दिया कि यस, डील पाइपलाइन जो है वो रोबस्ट है और अभी तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास और भी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि माइंडट्री का मर्जर हो चुका है और इस वजह से आगे आने वाले टाइम में सिंगल एंटिटी की वजह से बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। तो शायद दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। यानी इनको पूछा गया कि आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो कैसा ले रखा है, तो इसमें इन्होंने कहा कि क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के जरिए ही आगे आने वाले सालों में बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। कैसे? तो क्रॉस सेलिंग जो है उसमें क्या होता है कि आसान भाषा में समझे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचना, लेकिन अपसेलिंग में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचना मगर महंगे प्राइस के साथ। तो इससे क्या होता है कि सेल्स तो अल्टीमेटली बढ़ेगी ही और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्लाइंट्स के आंकड़े को इस तरीके से देखा जाता है कि क्या अपसेलिंग भी हो रही है, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेच के हायर प्राइस में आप बेच पा रहे हैं या नहीं। इससे किसी भी आईटी कंपनी की ग्रोथ का पता आपको चल सकता है। तो हाँ, इन्होंने भी कहा है कि डील्स की बातें करते हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने कहा है कि काफ़ी सारी लार्ज डील्स तो नहीं मिल रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है वो समय रहते रहते लार्ज डील्स थोड़े थोड़े वे में देते जाएंगे, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।
और दोस्तों कंपटीशन से रिलेटेड इनको सवाल पूछा गया कि क्योंकि आप अब बड़ी कंपनी बन चुके हो, ऑर्डर्स मिलेंगे आपको बड़े बड़े, तो आपकी कंपटीशन सिर्फ इंडिया के टॉप 5 में ही नहीं होंगे, बल्कि ग्लोबली जो 2 बड़ी कंपनीज़ है कॉग्निजेंट और एसेंशियल, और साथ ही साथ और भी कई सारी कंपनीज़, इनसे भी आपको कंपटीशन मिलेगी। तो क्या प्राइसिंग में आपको दिक्कतें होगी या नहीं इंडस्ट्री रिलेटेड? इसके आंसर में इन्होंने कहा है कि देखिए, अर्स्टवाइल यानी कि भूतपूर्व और माइंट्री और एलटीआई अकेले थे तब भी इनको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ रहा था, लेकिन अभी मर्जर के बाद वो और भी फॉर्मिडेबल, यानी कि जिससे कि निपटना मुश्किल है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ही हुए हैं। तो ये इनकी स्केल्स और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा कर ही दिया है, और इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे प्राइसिंग में एज सच इनको कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि ये दिक्कतें पहले भी थी और अभी भी है। अभी सिर्फ हो चुका है मर्जर, तो इनको बड़े से ऑर्डर्स मिलेंगे, और ये जो प्राइसिंग का फैक्टर है अभी के टाइम पे स्टेबल है। तो दोस्तों, ये मार्जिन का जो सवाल पूछा गया है वो इंडस्ट्री के आउटलुक को भी दर्शाता है। तो इन्होंने कहा कि 17 से 18% का मार्जिन हम मान सकते हैं कि Q4 तक अवेलेबल रहेगा। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, उनके पास वेरी स्पेसिफिक प्लान्स है और इसको तो पूरा करेंगे ही, लेकिन अगले 4 से 5 सालों में 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2%, यानी कि मोटा मोटी मान लो कि इसमें 2% बढ़ा दे तो 19 से 20% के मार्जिन भी आने वाले 4 से 5 सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो वो देखिए दोस्तों, सेल्स जो है वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर मार्जिन्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट उससे भी और गति से बढ़ते हैं। और उसके बाद में प्राइसिंग का तो आपको पता ही है कि सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी रहा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से प्राइसिंग में भी बहुत बढ़िया इजाफा देखने को मिल सकता है। तो कुछ लार्जर की डील विंस की बात करें तो यूएस की जो प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, उससे इनको पार्टनरशिप मिल चुकी है। दूसरा है कि 24/7 इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड सर्विस का जो सेक्टर है उसमें इंश्योरेंस और रिटायरमेंट मेजर है, वो भी यूएस बेस है। उसके साथ मल्टी ईयर डील हो चुके हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी यूएस की तरफ से एक बड़ा सा ऑर्डर मिल चुका है। तो दोस्तों, ये प्राइस हाइक का जो पॉइंट है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि 1 महीने के डिले के बाद भी 0 से 1% के हाइक दिए हैं। तो आसान भाषा में समझे तो इनिशियली हमको ऐसा लगेगा कि अगर एम्प्लॉयज़ पे जो खर्चे करे जा रहे हैं वो बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, लेकिन इसको एक और डिफरेंट तरीके से देखा जाता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को दोस्तों प्राइस हाइक नहीं देंगे ना, तो वो आसानी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, और एट्रिशन रेट जो होता है, यानी कि कंपनी को छोड़ के जाने का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। और ये गलत माना जाता है, क्योंकि अगर नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उन पे सिखाने का खर्चा जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देता है, और इस वजह से कंपनी को दिक्कतें होती है कि उनके एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के जाएंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर्स होते हैं उसको आसानी से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत पड़ेगी। तो ये वीडियो तो दोस्तों बड़ा बन चुका है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा और आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आईटी सेक्टर का आउटलुक क्या है और साथ ही साथ उसकी डिमांड क्या है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कंपैरिजन के साथ। तो इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में बताना। तो फाइनली इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्राइस हाइक होता है, और कितने समय से वो कंपनी को सेवाएं दे रहे हैं उसके बेसिस पे होता है, ना कि हर किसी को 10 से 12% का हाइक दे दिया जाए। तो दोस्तों, LTI माइंट्री का एट्रिशन रेट, यानी कि कंपनीज़ को जो छोड़ के जाते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ का रेट घट कर आया है, जो कि बढ़िया बात है। 20% से 17.8% आया था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो डिले दोस्तों अक्रॉस सेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 70% एम्प्लॉयज़ जो है उनको 100% वेरिएबल दिया था TCS ने, और HCL टेक ने तो कुछ बड़े बड़े मैनेजमेंट के प्राइस हाइक को रोक दिया था। इन्फोसिस और विप्रो जो है उनके तो प्राइस हाइक के अनाउंसमेंट ही होने बाकी है, और विप्रो जो था इन्होंने अक्टूबर-दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें हाइक करने का प्लान करा है, तो इन्होंने अभी तक करा भी नहीं है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद नेट प्रॉफिट्स तो जो है वो
कंसिस्टेंट भी है, बढ़ भी रहे हैं, और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ जो है 20-25% से ज़्यादा, और प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 25% से ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और बाकी के उनके पीयर कंपैरिजन में देखने जाए तो बाकी की जो ग्रोथ है वो 10 से 12% की देखने को मिल रही है, और LTI माइंट्री की जो है 30% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेल्स भी 35% और प्रॉफिट भी 30-35% से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको इसी कंपनी में देखने को मिल सकती है। कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये है वीकली चार्ट्स का डेटा। तो अभी 5235 के लेवल्स पर 31% डाउन है शेयर, और ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसमें ही लगातार ट्रेडिंग होती जा रही है, और अभी के टाइम पे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। तो दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है वो इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक होने पे एंट्री लेंगे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो अभी भी 30% डाउन है, तो यहाँ से भी SIP वे में शुरुआत कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो कि अच्छा अलोकेशन दे के बैठे हुए हैं और बाय एंड डिप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए दो लेवल्स है 4800 और 4500 के। तो इससे पहले भी डीमार्ट और जियो फाइनेंशियल के डिफरेंट तरीके के एनालिसिस अपलोड हो चुके हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज़ का एक फ्यूचर आउटलुक के साथ वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसको मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो में अब तक बने हुए थे तो कमेंट्स में यस लिख कर ज़रूर भेजना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।